हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बतानी है। ज़रूरी बात यह है कि ये जो यूट्यूब चैनल पे कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, एक मिशन के तहत डाल रहा हूँ। मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा इस तरह का कि ये जो चैनल आपके लिए होगा, इस पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इस पे इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको पूरी तरह से फ़ायदा हो। और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि किसी काम को सीखने के लिए 4 स्टेप पर ध्यान देना जरूरी होता है। 4 स्टेप, पहले तो रेंगने आना चाहिए, उसके बाद चलने आना चाहिए, उसके बाद दौड़ने आना चाहिए, उसके बाद उड़ने आना चाहिए। तो मैं जो ये चारों लेवल को लेकर चलूँगा अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से। सो गाइज, इसमें हमेशा आपको बने रहना है और सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो गाइज, इसे हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है गाइज, ये है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। WHERE, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। और दूसरा वर्ड है हु। WHO, हु मीन्स होता है कौन, बट ये इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज का तीसरा वर्ड जो है वो है WHY। वाई मीन्स होता है गाइस क्यों। और चौथा वर्ड जो आज का है वो है विच। WHICH, विच। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी। और पांचवा वर्ड है आज का हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी। और छठा वर्ड है आज का व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। और सातवां वर्ड है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। और आज का आठवां वर्ड है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। और आज का नौवां वर्ड है whom। whom मीन्स होता है किसे, किसको। और आज का 10वां वर्ड है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना। और आज का 11वां वर्ड है हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना। तो हाउ मच मीन्स भी होता है कितना, और हाउ मैनी मीन्स भी होता है कितना। तो गाइज, इसको अच्छी तरह से आप समझें कि हाउ मच मीन्स भी होता है कितना और हाउ मैनी मीन्स भी होता है कितना, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां आप चाहेंगे वहां हाउ मैनी और हाउ मच नहीं लगा सकते हैं। तो समझना आपको ये है कि हाउ मैनी कहाँ लगाएंगे और हाउ मच कहाँ लगाएंगे। तो गाइज समझिए, अगर किसी वाक्य में अगर कितना लगा हो या कितनी लगा हो, तो हर वाक्य में आप जहां चाहेंगे कि हाउ मच लगा दें और हाउ मैनी लगा दें, तो ऐसा नहीं है। तो लगाएंगे कहां। जब हाउ मच के बाद वर्ड आपका अनकाउंटेबल हो, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मच के बाद आपका वर्ड अनकाउंटेबल हो, तभी आप हाउ मच लगा सकते हैं। यानी कि वर्ड जो हो वो का अनकाउंटेबल हो, उसकी गिनती नहीं हो सकती हो। जैसे वाटर, टी, राइस, वेट, ऑयल, गुड, बैड, इस तरह का सेंटेंस जिसे आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, उसकी गिनती नहीं कर सकते हो, उसे नापा या तौला जा सके, गिनती नहीं हो सके, इस कंडीशन में आप हाउ मच लगाएंगे, कितना के लिए। लेकिन अगर जिस शब्द का जिस शब्द काउंटेबल नाउन हो, यानी जिसकी आप गिनती कर सकते हो, तो उस वर्ड के पहले आप हाउ मैनी लगाएंगे। तो गाइज, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हाउ मैनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस है। अब जो 12वां जो मेरा है वो है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार। तो गाइज, ये जितना जो 12 वर्ड मैंने यहाँ लिखा, ये सब WH फैमिली में आता है। इस वर्ड का भी अपना एक फैमिली है और इस फैमिली में ये 10 वर्ड
10 वर्ड नहीं बल्कि आज 12 वर्ड है, और इस 12 वर्ड से आप किसी से प्रश्न कर सकते हैं। तो गाइस, प्रश्न जो हम पूछते हैं वो दो तरीके से पूछते हैं। एक कोई क्वेश्चन होता है, मेरा पहला जो पार्ट होता है क्वेश्चन का वो होता है यस नो। यस नो, यस नो में पहले पार्ट में आप यस नो में प्रश्न होता है, और दूसरा पार्ट जो गाइस होता है वो होता है WH फैमिली में। WH फैमिली। तो दो तरह का क्वेश्चन हम हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पहला जो है यस नो में कैसे हम बोलेंगे वो गाइस अच्छे से आप समझें। डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश, ये एक सवाल हुआ। तो एक प्रश्न आया कि डू यू नो इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी आती है? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आपको अंग्रेजी आती है या क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? इसका जवाब होगा अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप सिर्फ यस करके भी छोड़ देंगे, और नहीं तो आगे भी बढ़ेंगे, यस आई नो। और अगर नहीं आती है तो नो आई डोंट। तो इस तरह का प्रश्न होगा आपका यस नो वाला। और WH वाला जो मेरा प्रश्न होगा आपका वो होगा सपोज दैट, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, वेयर डू यू गो? आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? तो कंप्लीट सेंटेंस आपको बोलना होगा, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो इस तरह का होगा, कंप्लीट सेंटेंस आपको बोलना होगा। लेकिन यहाँ आप शॉर्टकट में भी बोलेंगे, और वो क्वेश्चन हमेशा यस या नो में होगा। डू यू नो इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी आती है? क्या आपको अंग्रेजी मालूम है? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो उसका आप आंसर दे सकते हैं यस आई नो या नो आई डोंट। तो गाइस, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो गाइस, आपको ये समझना है आज कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, और उसे हम पहचानेंगे कैसे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो कैसा सेंटेंस वो बनेगा, क्या क्या चीज की जरूरत होगी और किस तरह से बनेगा, तो इसे हम आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले गाइस ये समझें कि टेंस कितनी तरह का होता है और टाइम कितने तरह का होता है। टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीज है। तो क्या करते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो छात्र होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, बस ये जानते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है, और टाइम का तो उनको मालूम ही नहीं होता है। तो गाइज, आज का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और टेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो टाइम, हम लोग बचपन से क्या जानते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, बट गाइज ये गलत है, ये रॉन्ग है, एग्जैक्टली रॉन्ग है। तो सही क्या है कि टेंस 3 तरह का होता है। टेंस कौन कौन होता है? जैसा कि आप लोगों को बचपन से मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट ये गलत है, ये टेंस नहीं है, ये टाइम है। टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट टेंस जो होता है वो 2 ही तरह का होता है, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं होता है। तो गाइस, शुरू करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम समझेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझेंगे कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा, कोई भी वाक्य हो उसके अंत में गा, गे, गी लगा ही रहेगा। और जब गा, गे, गी किसी वाक्य के अंत में लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य हमारा किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जब हम समझ जाएंगे कि हमारा ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तब हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।
तो स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, उसके बाद विल या सेल की जरूरत होगी, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और एट द लास्ट, एट द एंड फुल स्टॉप हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पहचान आनी चाहिए कि किसी भी वाक्य को हम कैसे समझेंगे कि वो किस टेंस में है, किस टाइम में है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसकी किस टाइम में है, किस टेंस में है, तो हमें जरूरत होगी स्ट्रक्चर की। तो पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा वो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और जब हमें ये समझ आ जाएगा कि ये टेंस, यह कौन सा टेंस है, ये कौन सा टाइम है, तब हमें जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट, विल, सेल, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब हमें इसे यूज करना है एक वाक्य बनाकर, एक सेंटेंस बनाकर। तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पे है वी विल टीच यू। वी विल टीच यू मीन्स होता है कि हम आपको पढ़ाएंगे। और ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब हमें इसका दूसरा स्ट्रक्चर समझना। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसे हम नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहला तो यहाँ इससे अटैच हो गया, ये पहला का स्ट्रक्चर है। अब मैं दूसरा का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। दूसरा का जो स्ट्रक्चर होगा गाइस वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये जो है ये दूसरा उदाहरण जो मेरा है यहाँ है, वी विल नॉट टीच यू, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और तीसरा जो हमारा गाइस, तीसरा जो है, तीसरे का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले हम विल या सेल को ही लिखेंगे। सबसे पहले हम विल या सेल को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बट इस स्ट्रक्चर में जो दो पहले के प्रीवियस दो स्ट्रक्चर में जो हम फुल स्टॉप डाल रहे थे, तो इस स्ट्रक्चर में हम प्रश्नवाचक चिन्ह डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो इस थ्री वाले का मिलान किससे करेंगे? इस थ्री से करेंगे। तो क्या बन गया? विल बी टीच यू। इट मीन्स कि क्या हम आपको पढ़ाएंगे। और ये सेंटेंस जो हो गया वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो इंटरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सबसे पहले आपको विल या सेल तो देना ही है, विल या सेल। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इसमें आपको नॉट देना है, उसके बाद इसका वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क ही देना है। तो इसका मिलान किससे होगा? ये फोर्थ वाले से। तो क्या हो गया? विल बी नॉट टीच यू, क्या हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें एक सवाल भी है, एक क्वेश्चन भी है, एक प्रश्न भी है और साथ में निगेटिव भी है, नो की भावना भी व्यक्त हो रही है। और हमारा जो पांचवा जो स्ट्रक्चर बनेगा आज, उसमें WH फैमिली आएगा। सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली का कोई सा भी वर्ड आएगा तो यहां आया। उसके बाद विल या सेल लगाएंगे, विल या सेल लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। बट यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क ही देंगे।
तो इसको मिलाएंगे किससे, ये 5 नंबर से। तो 5 नंबर में हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हेन विल यू टीच हिम, कब आप उसे पढ़ाएंगे। तो व्हेन क्या हुआ, WHEN, व्हेन क्या हुआ, यही WH फैमिली हुआ, और विल या सेल तो है ही, तो विल या सेल यहाँ आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब का पहला रूप हो गया, उसके बाद यह ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। अब अंतिम जो हमारा है वो 6ठा नंबर, ये क्या होगा कि इसमें WH फैमिली तो आएगी ही, साथ में नॉट भी आएगा। तो WH फैमिली पहले हम लिख लेते हैं, कोई सा भी वर्ड WH फैमिली का आएगा, यहाँ WH फैमिली आए, उसके बाद विल या सेल तो इसमें भी आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, तो 6ठा मिलेगा यहाँ की। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। फिर एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहचानेंगे ऐसे कि किसी भी वाक्य के अंत में गागे गीदा लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि यह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। वैसे इसको टेंस पढ़ना गलत होगा यहाँ पे, इसलिए टेंस नहीं है, ये टाइम है। टाइम 3 तरह का होता है, टेंस तो 2 ही तरह का होता है, टेंस प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, बट टाइम जो होता है वो 3 होता है, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम है ये, तो पहचानेंगे कैसे, वो तो आपको मालूम ही हो गया, स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मालूम हो गया, कितने तरह का सेंटेंस बनेगा, तो 6 तरह का सेंटेंस बनता ही है। हम लोग चाहे लिखें, बोलें, पढ़ें, कुछ भी करें, हर तरह में यही 6 सेंटेंस हम बोलते हैं। तो ये 6 सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रहनी चाहिए, समझ में रहनी चाहिए। तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम जो है वो अपने समाप्ति की ओर लगभग खत्म ही हो चुका है। फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर इम्परफेक्ट टाइम को लेकर आएंगे और फिर 10 या 12 वर्ड जो जरूरी है उसको लेकर आएंगे। तो गाइज अंग्रेजी जो आपको बोलनी है तो बोलने के लिए जो जरूरी वर्ड है, जो जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है, पहले उस पर ही फोकस करना है, और उसके बाद जो सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि पहले जरूरी है, अभी तो आपको रेंगना है, रेंगने के बाद ही आपको चलना है, चलने के बाद ही दौड़ना है, और दौड़ने के बाद आपको उड़ना है। तो अभी ना आपको उड़ना है, ना अभी आपको दौड़ना है, ना अभी आपको चलना है, अभी सिर्फ आपको रेंगना है। तो रेंगने में जो जो चीज़ की ज़रूरत आपको आएगी किसी भी टॉपिक्स पर, किसी भी सब्जेक्ट में, मैं वही आपको दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।